वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश कर दिया है। बजट में उन्होंने खास तौर से कुछ ऐसी चीज़ों पर फोकस किया है, चाहे हम फोकसों की बात करें मिडिल क्लास पर, एग्रीकल्चर पर, इसके अलावा एमएसएमई पर। तो सर, टोटलिटी में यदि हम बात करें तो आपका पहला रिएक्शन इस बजट पर क्या होगा? देखिए, इस बजट में साफ जाहिर है कि वित्त मंत्री ने जो देश की जो मध्यम वर्गीय लोग जो हैं उनके लिए काफ़ी एक अच्छा प्रावधान दिया है, क्योंकि सरकार का मानना ये है कि जो देश का जो मध्यम वर्ग जो है वो जो और टैक्स पेइंग मध्यम वर्ग जो है उसको अगर कोई रिलीफ दिया जाए, वो अपनी जो सरप्लस इनकम से, सेविंग से शायद वो इन्वेस्टमेंट करेगा या कंजम्पशन, कुछ चीज़ें खरीदेगा, उससे अर्थनीति का जो पहिया जो है वो ज़रा चालू हो जाएगा। और आपको हम ये बता दें कि जो देश में जो हमारे जो करीबन जो 140 या 142 करोड़ लोग हैं, उनमें से सिर्फ 8 करोड़ लोग वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, और उनमें से करीबन जो 4.7 करोड़ लोग जो हैं वो कोई टैक्स नहीं पे करते, ज़ीरो रिटर्न करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि करीबन 5 करोड़ या 4.5 करोड़ लोग के लिए ये जो इनकम टैक्स रिलीफ, करीबन 1 लाख करोड़ का जो रिलीफ जो है, ये 4.3 करोड़ लोगों के लिए ये रिलीफ है। और वो 4.3 करोड़ लोग के पास, डिपेंडिंग आप किस इनकम में, किस तबके में आते हैं, उसके ऊपर आपकी जो आमदनी 1,10,000 रुपये से लेकर करीबन 25,000 या 26,000 रुपये तक जा सकती है। तो ये अपर इनकम लेवल जो है हमारे देश में पर कैपिटा इनकम तो 1,72,000 है सालाना। तो ये जो अपर मिडिल क्लास के लिए एक रिलीफ है। आशा ये करती है सरकार कि इससे शायद जो डिमांड जो है उसमें कुछ बढ़ोतरी आए। अब ये देखना पड़ेगा कि लोग इस जो पैसे जो उनको मिलेंगे वो अपने बैंक में जाकर डिपॉजिट करते हैं या मार्केट में जाकर अपनी चीज़ें खरीदते हैं। वित्त मंत्री का मेन फोकस इस बजट में यही था। हालांकि उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी बहुत जोर दिया है। स्टेट्स के साथ उन्होंने काफ़ी ऐसी नीतियां अपनाई हैं जिससे कि स्टेट्स का जो इन्वॉल्वमेंट सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम में बढ़ सके। तो मैं मानता हूं कि इनकम टैक्स एक प्रधान एक फीचर इस बजट का है। मतलब सरकार को आखिरकार मिडिल क्लास का मतलब सुध ले ली है सरकार ने। सर, इससे एक महत्वपूर्ण हमारा जो सेक्टर है, दो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्टर है इकोनॉमी के नज़रिए से। एक हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है और एक हमारा एमएसएमई सेक्टर है। दोनों ही जॉब जनरेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और फॉर्मल और इनफॉर्मल जो कंट्रीब्यूशन होता है हमारे आर्थिक विकास दर में, उसमें भी उनका बड़ा योगदान होता है। एग्रीकल्चर पर सर आप क्या मानते हैं कि इस बजट में सरकार ने जो जैसे नई स्कीम ला रही है, या फिर एक बड़ा जो देखा जाए एक पहल है दलहन पर, जो हमारी जो आत्मनिर्भरता की सरकार ने पहल की है, ये एक बड़ी पहल है। तो इस पॉइंट पर आप क्या मानते हैं कि एग्रीकल्चर के नज़रिए से ये कितना बूस्ट देने वाला होगा और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा? कृषि को अगर आप देखें तो कृषि में जो वित्तीय जो एलोकेशन जो किया गया है वो बढ़ गया है। करीबन 1.5 लाख करोड़ का बजट, उसमें 22,000 करोड़ की वृद्धि हुई है। तो अगर आप नंबर को देखें तो ज़रूर इसमें वृद्धि हुई है। और अगर आप प्रोग्राम्स को देखें, जो आप दालों के ऊपर एक मिशन आ रहा है, एक पल्सेस मिशन आ रहा है, तो क्योंकि हमारे देश में अभी भी हम दाल हम आयात करते हैं और उसके लिए किस तरह से वो और भी कृषि हम करें, उसका सीड्स जो बीजों के ऊपर एक नया मिशन वो चालू कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में काफ़ी फोकस रहा है। जैसे एक मखाना बोर्ड, उसके साथ राजनीति भी थोड़ी बहुत जुड़ी हुई है। बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं,
तो उन्होंने काफ़ी ऐसे अनाउंसमेंट किए जिसमें बिहार का नाम उच्चारित हुआ है। तो उसके साथ इलेक्शन का भी एक हम कह सकते हैं कि ये बजट से ये भी देखा जा रहा है, जिससे कि उनकी जो बजट तो सिर्फ एक इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट भी है। तो इस दोनों में भी हम यही चीज़ देख रहे हैं। सरकार ने बनाया है। हाँ सर, एक सवाल ये था कि किसान क्रेडिट कार्ड में उन्होंने 3 लाख से उसको 5 लाख किया है। सो क्या ये जो 2 लाख लिमिट बढ़ी है, इससे रूरल इकोनॉमी में जंप मिलेगा? क्योंकि वो 2 लाख अब और अवेलेबल हैं पर क्रेडिट कार्ड, और इससे कंजप्शन बढ़ने की जो बात हो रही है, सो इसका कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, फ़र्क तो तभी पड़ेगा जब वो किसान उस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किस तरह से करे। किसान क्रेडिट कार्ड जो मिलता है उसको कृषि संबंधित चीज़ों का ही वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, वो जाकर और भी कुछ खरीद सकता है, उसमें कोई उसको रोक नहीं है, पर ज़्यादातर जो किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होता है वो कृषि संबंधित वस्तु से ही उसका इस्तेमाल होता है। और दूसरी बात ये है कि ये क्रेडिट कार्ड है, और हमारे जो फाइनेंशियल जो वित्तीय जो व्यवस्था जो है इस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार अनसिक्योर्ड लेंडिंग का जो एक समस्या खड़ी हो रही है, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफ़ी चेतावनी भी जारी की है। मुझे लगता है कि इस किसान क्रेडिट कार्ड का जो वो बढ़ा देना एक अच्छी बात है किसान के लिए, पर हमें ये भी सचेतन रहना होगा कि इससे कोई वित्तीय अनुशासन में इस किसान वर्ग में या कोई बैंकिंग व्यवस्था में कोई ऐसा कोई नया बोझ ना आ जाए। तो इसको मैं सिर्फ एक अच्छी स्कीम ही नहीं समझता, इसको मैं समझता हूँ कि इसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसको आगे ले जाना है। सर, गिग वर्कर को लेकर अनाउंसमेंट हुआ, ये पहली बार हुआ है। अभी हाल में ही हमने बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी में एक बड़ी स्टोरी की थी, और वो पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठा था उस समय, कहा कि, और आज बजट में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे रोजगार हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, और ये आगे बढ़ सकते हैं। इस अनाउंसमेंट के बाद क्या लगता है कि गिग इकोनॉमी को सरकार एक्सेप्ट कर रही है कि ये फ्यूचर है? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सरकार इसको एक्सेप्ट करती है गिग इकोनॉमी को। और सरकार की अगर आप जो लेबर कोड्स जो देखें, जो कोड सरकार ने तो अमल कर दी है पर स्टेट्स में अभी तक नहीं हुई है, उसमें भी जो गिग वर्कर्स का जो है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का पूरी तरह से उनके अस्तित्व का पूरा तरह से उनका एक्नॉलेजमेंट किया गया है, स्वीकार किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो नया उन्होंने ऐलान किया है, ये गिग वर्कर की जो कंट्रीब्यूशन जो है, योगदान है जो अर्थनीति में, इसको ही उन्होंने रिकग्नाइज़ किया है। सर, एमएसएमई पर हम बात करना चाहते हैं कि एमएसएमई को लेकर सरकार का फोकस है, क्योंकि वो एक जॉब जनरेशन सरकार को मानती है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत में जो 4 मजबूत पिलर की बात की इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए, उसमें एक एमएसएमई भी है। आप कैसे देख रहे हैं कि एमएसएमई को इस बजट के जो प्रावधान हैं वो कैसे बूस्ट दे सकते हैं? देखिए, एक तो है कि एमएसएमई के ऊपर जो स्कीम्स अनाउंस किए हैं और जो एलोकेशंस जो उन स्कीम्स के लिए दिए गए हैं, उससे थोड़ा बहुत उनको फ़ायदा होगा। पर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि अगर मान लीजिए जैसे किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो रही थी या इनकम टैक्स रिलीफ की बात हो रही थी, उससे एमएसएमई सेक्टर को एक इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से एक फ़ायदा ज़रूर होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी इंसान के पास 10,000 रुपये की बचत के बजाय अगर 15,000 रुपये की बचत हो जाती है, शायद वो 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा पैसा लेकर वो मार्केट में जाएगा, वो एक बनियान की जगह वो 3 बनियान खरीदेगा या 2 बनियान खरीदेगा। तो उससे थोड़ी बहुत जो डिमांड जो है, उपभोक्ता की जो उपभोग करने का जो है, वो मुझे बढ़ावत होता है। तो एमएसएमई सेक्टर उससे भी उसका फ़ायदा होता है। एमएसएमई सेक्टर जैसे वित्त मंत्री ने जो कहा कि 37% उसका इकोनॉमी में उसका योगदान है, तो इसका तो बहुत बड़ा एक तबका है। तो मैं समझता हूँ कि एमएसएमई के लिए जो भी किया जाए वो कम रहेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटर है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सर, अभी गिग वर्कर्स की आपने अभी गिग वर्कर्स के बारे में हमें बताया। सर,
यूथ और खासकर स्किल डेवलपमेंट को, कौशल विकास को लेकर अभी सरकार ने इस पर बात की और वो स्कूल लेवल तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हम 50,000 से ज़्यादा अटल टिंकरिंग लैब बनाएंगे। एआई को लेकर, एजुकेशन को लेकर मिशन को कर रहे हैं। आप इसमें बताएंगे सर, क्या कौशल विकास को लेकर ये पर्याप्त है? देखिए, कौशल की जगह में मैं समझता हूँ कि कुछ पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की ये गैप है, सिमिलरली हमारे स्किलिंग के ऊपर एक हमारा गैप है। उस गैप को तो ज़रूर उसको पूर्ण करना पड़ेगा। और ये जो स्कीम्स जिसके आप जिक्र कर रहे हैं, उससे मैं मानता हूँ कि हमारी जो लक्ष्य की ओर बढ़ने की ताकत बढ़ेगी। आखिर में सर, हम स्टेट ऑफ इकोनॉमी को समझे कि अर्थव्यवस्था को वित्त मंत्री किस तरह देखती हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें सामने आई है कि जो राजकोषीय घाटा है उसको लेकर सरकार ने एक रिवाइज किया है। तो ये हमारे जो आर्थिक स्थिति है उसके नज़रिए से ये कितना महत्वपूर्ण है, और आगे आपको क्या लग रहा है कि सरकार की जो आर्थिक सेहत है वह उस पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, जो बजट में जो ऐलान किया गया है, दो तरह की चीज़ का ऐलान किया गया है। एक तो ये कहा गया है कि इस साल की जो राजकोषीय घाटा के ऊपर जो सख्त नज़र से सरकार ने देखी है, और 4.9% जो वित्तीय घाटा जो था उसके बजाय वो 4.8% में वो ला चुके हैं। पर उसका जो अचीवमेंट जो हुआ है, ये मैं मानता हूँ कि ये शायद ठीक तरह से नहीं हुआ है, क्योंकि ठीक मतलब इकोनॉमी की तरफ से ये एक्सपेंडिचर को स्क्वीज़ किया गया है। एक्सपेंडिचर को पैसा खर्च नहीं कर सके हैं, इसीलिए आपका वित्तीय घाटा कम हो गया है। आपकी रेवेन्यू भी उतनी अच्छी नहीं बढ़ी है, क्योंकि शुरुआती दौर में अच्छी थी, पर पिछले जो 6 महीने में ग्रोथ थोड़ा कम हो गया है, तो उससे भी उसमें उसका एक इफ़ेक्ट हुआ है। तो एक्सपेंडिचर स्क्वीज़ करके फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना अच्छी बात है, अनुशासन का परिचायक है, पर हमें ये देखना होगा किस तरह से ग्रोथ को हम बढ़ा सकें। तो इसीलिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो ग्रोथ जो है अगले साल के लिए, उन्होंने सिर्फ 11% का वृद्धि हुई है अगले साल, अगर आप रिवाइज एस्टिमेट से इसको तुलना करें। तो मैं समझता हूँ कि जो अगले साल तो फिस्कल डेफिसिट 4.4 का हो रहा है, ये भी एक सराहनीय बात है, पर अगले 5-6 साल का भी एक फ्रेमवर्क इस बजट में दिया गया है। वो फ्रेमवर्क जो हमारी जो सरकार की जो ऋण किस तरह से कम हो जाए, ऋण का बोझ किस तरह से कम हो जाए, उसके साथ वित्तीय घाटा का एक लिंकेज, एक संपर्क स्थापित करके मतलब सरकार ये ऐलान करेगी कि हम चाहते हैं कि हमारा जो ऋण का बोझ 57% जीडीपी के अब करीबन 52% आएगा या 50% आ जाएगा, और उसी हिसाब से जो वित्तीय घाटा होगा, तो एक संतुलन स्थापित होगा, मैं समझता हूँ, जिसमें ना कि हम फिस्कल डेफिसिट को देखेंगे, पर हम जो डेट टू जीडीपी रेशियो देखेंगे। मैं ये कह दूं कि ये डेट जो है वो है आपका कारण, और जो फिस्कल डेफिसिट है वो है आपका इफ़ेक्ट। जो कॉज एंड इफ़ेक्ट जो है, दोनों चीज़ आपके सामने बजट के ज़रिए आएगी। मैं समझता हूँ इससे पारदर्शिता के लिए बहुत एक बड़ी बात है कि दोनों ही चीज़ जनता के सामने, और अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल की जो एक फ्रेमवर्क मिलेगी, उससे जो एनालिस्ट है, जो इन्वेस्टर जो है, उसके लिए एक बहुत बड़ी ये आशा की किरण बन सकती है। बजट पर इस खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।